लास्ट लेक्चर पर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो चुके हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर हो चुका है, इसके अलावा स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी हो गए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो पहले हम कुछ लिख रहे हैं, है ना, उसको लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या इसी का दूसरा नाम पल्मोनरी वेंटिलेशन, देख लो क्या है। तो सिंबॉलिक डायग्राम हमने यहां बना रखा है कि मान लेते हैं कि ये लंग्स है और लंग्स के बाहर ये एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में पाई जाएगी एयर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर में O2 भी होती है, CO2 भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है और भी गैसेज होती है। ठीक है, ब्रीदिंग का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स में आ जाए और हमारे लंग्स की एयर निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाए। यदि एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स में आएगी तो ये इंस्पायरेशन, आने को क्या कहेंगे, इंस्पायरेशन। और यदि एल्वलाई की एयर बाहर जाएगी तो एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब है एटमॉस्फेरिक एयर ड्रा इन लंग्स, लंग्स में आ जाए, और एक्सपायरेशन का मतलब है एल्वियोलर एयर रिलीज आउट ऑफ लंग। इसकी खास बात यह होती है कि ये O2 रिच होती है। इसका पर्पज यही होता है कि हमको ऑक्सीजन मिले, और इसका पर्पज होता है कि हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चली जाए। तो O2 रिच एटमॉस्फेरिक एयर आए तो इंस्पायरेशन, और CO2 रिच एल्वियोलर एयर जाए तो एक्सपायरेशन। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर एटमॉस्फेयर की एयर क्यों हमारे लंग्स में आएगी? ऐसे तो नहीं आने वाली है। एटमॉस्फेयर की एयर हमारे लंग्स में क्यों आएगी, या हमारे लंग्स की एयर एटमॉस्फेयर में क्यों जाएगी? कोई तो कारण होगा ही। तो एयर का मूवमेंट हो और चाहे वाटर का मूवमेंट हो, जब कभी किसी चीज का फ्लो होता है तो फ्लो तभी होता है जब दो जगहों के प्रेशर में अंतर होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यदि लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाए, किसकी रेस्पेक्ट में, एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में, तो हवा भाई अंदर चली आएगी। और अगर लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाए, किसके रेस्पेक्ट में, एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में, तो एयर बाहर चली जाएगी। एयर आएगी या एयर जाएगी, एयर आए या एयर जाए, उसके पीछे सिर्फ एक कारण होगा, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है उसमें अंतर होना चाहिए। अच्छा, अगर यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर हो तो ना आएगी ना जाएगी। यदि चाहते हो हवा आए और हवा जाए तो क्या होना चाहिए, यहां के प्रेशर और यहां के प्रेशर में अंतर होना चाहिए। प्रेशर में अंतर को प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, प्रेशर में अंतर को प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ एयर इन करना हो चाहे मूवमेंट ऑफ एयर आउट करना हो, ये तभी संभव है जब लंग्स और एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बीच क्या हो, अंतर हो। अब अंतर दो ही तरीके से हो सकता है भाई, या तो लंग्स में प्रेशर कम कर दिया जाए, अगर यहां कम कर दोगे तो रेस्पेक्ट में यहां क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और या तो लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा कर दो तो रेस्पेक्ट में यहां क्या हो जाएगा, कम। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कभी चेंज होता नहीं है, तो अगर प्रेशर में अंतर करना चाहते हो तो कहां चेंज करो, लंग्स का प्रेशर ही आप चेंज कर सकते हो। और लंग्स का प्रेशर दो ही कर सकते हो, या तो लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या कर लो, कम कर लो, और तो लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा कर लो। आराम से बताएं, इंस्पायरेशन कब होगा, जब लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होगा कि ज्यादा। इंस्पायरेशन कब होगा, जब लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम होगा।
तभी तो अंदर हवा आएगी। भाई हवा उधर जाएगी जिधर कम होगा। अगर लंग्स के अंदर का प्रेशर कम है तो हवा अंदर आएगी, लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो हवा बाहर जाएगी। तो घुमा फिरा करके तीन बातें। ब्रीदिंग क्या है? तो कहोगे ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर आए और एल्वियोलर एयर जाए, उसको कहते हैं ब्रीदिंग। प्रेशर आएगा हवा या चाहे जाएगी वो तभी होगा जब दोनों के बीच प्रेशर में क्या होगा? अंतर होगा, उसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। अब इंस्पायरेशन किस परिस्थिति में होगा और एक्सपायरेशन किस परिस्थिति में होगा? तो कहोगे इंस्पायरेशन तब होगा जब लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो? कम होगा। और लंग्स के अंदर के प्रेशर कहते क्या हो? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और कम होने का मतलब क्या है? अगर कोई प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है इसका मतलब वो निगेटिव प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होता है, अगर उससे भी कम करोगे तो माइनस में जाएगा। तो इंस्पायरेशन कब होगा? जब लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। कम का मतलब निगेटिव होगा। कितनी वैल्यू होती है? -3। अच्छा, एक्सपायरेशन कब होगा? जब लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा। अब ज्यादा का मतलब पॉजिटिव प्रेशर होगा। पॉजिटिव का मतलब कितनी वैल्यू होती है? +3। देखो ऐसे ही लिखा हुआ है। मूवमेंट ऑफ एयर चाहे अंदर आए और चाहे बाहर जाए, ये किसके कारणवश होती है? तो आंसर देंगे प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ये दो स्पेशल क्वेश्चन याद कर लेना है। इंस्पायरेशन किस परिस्थिति में होगा? तो कहोगे जब प्रेशर विद इन लंग्स, मतलब कौन सा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। कैसा होगा? लेस देन एटमॉस्फेरिक। और लेस का मतलब क्या होगा? निगेटिव प्रेशर होगा। कहां कहां निगेटिव प्रेशर होगा? लंग्स में। किसके रेस्पेक्ट में? एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में। और होगी वैल्यू कितनी? माइनस। इसी तरीके से एक्सपायरेशन कब होगा? तो जब लंग्स के अंदर का प्रेशर मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा? मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और मोर देन का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव प्रेशर। कहां होगा? लंग्स में। किसके रेस्पेक्ट में? एटमॉस्फेरिक। कितनी वैल्यू होगी? +3 mmHg। अब कमाल की बात ये है, ये बताओ कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कभी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। और कभी क्या कर लेते हैं? ज्यादा कर लेते हैं। सवाल है कि लंग्स के अंदर का प्रेशर बदल कैसे जाता है? तो ध्यान से सुने, इससे पहले वाले लेक्चर में बताए थे कि यदि लंग्स के कैविटी का वॉल्यूम चेंज करोगे, लंग्स की कैविटी का वॉल्यूम चेंज करोगे तो लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? चेंज। लंग्स की कैविटी का अगर वॉल्यूम चेंज करना है तो क्या बदलना पड़ेगा? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज करेगा। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सांस लेने या सांस छोड़ने के लिए जो प्रेशर ग्रेडियंट जरूरी है वो कैसे बनेगा? तो कहोगे हम लंग्स के वॉल्यूम को बदल देंगे। लंग्स को वॉल्यूम को बदलने के लिए थोरेसिक वॉल्यूम बदलना पड़ेगा। और थोरेसिक वॉल्यूम कौन बदलता है? ये बता चुका हूं, दो लोग बदलते हैं, एक डायाफ्राम बदलता है और एक इंटरकास्टल मसल। तो अगर कंक्लूसिव पूछा जाए कि ब्रीदिंग के लिए जो प्रेशर ग्रेडियंट जरूरी है वो कौन जनरेट करवाएगा या कौन बनवाएगा? तो कहोगे दो लोग बनवाएंगे। एक कौन? डायाफ्राम बनवाएगा और एक कौन? इंटरकास्टल मसल। अब हमको यही समझना है कि आखिर डायाफ्राम कैसे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज करेगा या इंटरकास्टल मसल कैसे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम। तो ये लाइन काम की बात है। प्रेशर ग्रेडियंट नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग इज जनरेटेड विद हेल्प ऑफ क्या? तो एक आंसर क्या दोगे? डायाफ्राम। और दूसरा कौन सा? इंटरकास्टल मसल। अब हमको ये समझना है कि डायाफ्राम और इंटरकास्टल मसल कैसे ये काम करते हैं। ये डायग्राम आपको पहले से ही याद है, बनाइएगा नहीं भी देखिएगा। ये डायग्राम आपको पहले से ही याद है कि इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था और ये लगी थी रिब्स, याद है?
और ये हम लोगों का लंग्स है और ये है डायाफ्राम। ऐसा हम लोगों ने कुछ डायग्राम बना रखा पहले से ही। अभी को लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। यदि आपसे कहा जाए कि हमको सांस लेनी है, इंस्पायरेशन करना है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा। तो लंग्स के अंदर का प्रेशर, ये लंग्स है, लंग्स के अंदर का प्रेशर हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और लंग्स के अंदर का प्रेशर कम तभी होगा जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, और लंग्स का वॉल्यूम तभी बढ़ेगा जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो घुमा फिरा करके हमको थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना है। ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले हम डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, इसको इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे, तो ये वाला हिस्सा कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो जब नीचे जाएगा तो डायाफ्राम ऐसे हो जाएगा, फ्लैट डायाफ्राम। अभी लिखिएगा नहीं। आप ये बताओ, पहले थोरेसिक कैविटी इतनी बड़ी थी, अब डायाफ्राम यहां पहुंच गया है, तो थोरेसिक कैविटी कुछ बढ़ी कि नहीं बढ़ी, थोरेसिक कैविटी बढ़ गई। ये कौन सी दिशा है थोरेसिक कैविटी की, तो ये एंटीरियर है, नीचे पोस्टीरियर। इधर देखो, ऐसे डायाफ्राम होगा, डायाफ्राम नीचे गया है। अगर डायाफ्राम नीचे की तरफ गया है तो थोरेसिक कैविटी ऐसे बढ़ी होगी, ये है इंटीरियर और नीचे है पोस्टीरियर। तो कौन सी एक्सिस में बढ़ी, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है केवल। जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। किस दिशा में, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। रुक जाओ, फिर आता है इंटरकास्टल मसल। ये है इंटरकास्टल मसल, ऐसे लगी हुई बेटा। ये है इंटरकास्टल मसल, स्पेशली एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन करोगे, हमको देखो लग रहा है स्टर्नम ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो जैसे ही इसका कॉन्ट्रैक्शन करोगे वैसे लिफ्ट अप उठ जाएंगे। क्या, रिब्स एंड स्टर्नम। आप सोचो, अगर ये उठेगा तो इधर की तरफ थोरेसिक कैविटी बढ़ेगी ना। इधर देखिए हमको, ये है वेंट्रल, ये है डार्सल। तो अगर ऐसे बढ़ेगी, थोरेसिक कैविटी कौन सी एक्सिस है, ये है डार्सो वेंट्रल एक्सिस। तो जैसे ही क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, थोरेसिक कैविटी ऐसे बढ़ेगी और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से ऐसे बढ़ेगी। ये क्या है, एंटीरो पोस्टीरियर, और ये क्या है, डार्सो वेंट्रल। आराम से सुनेंगे। ब्रीदिंग में एयर आती है और एयर जाती है। यदि हमको इंस्पायरेशन करना है तो लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम करना पड़ेगा। वो प्रेशर तभी कम होगा जब लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा होगा। लंग्स का वॉल्यूम तभी ज्यादा होगा जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा होगा। और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम दो लोग बदल सकते हैं, एक का नाम डायाफ्राम और एक का नाम इंटरकास्टल मसल। जब डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो डायाफ्राम
फ्लैट हो जाएगा। इससे थोरेसिक कैविटी किस दिशा में बढ़ेगी? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। और जब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो उठ जाएंगे रिब और स्टर्नम। थोरेसिक कैविटी का डायफ्राम वॉल्यूम बढ़ेगा किस दिशा में? डार्सो वेंट्रल एक्सिस। अब जब दोनों लोग क्या करेंगे? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा देंगे। तो जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे लंग्स का वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा। और अगर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3। और अगर अंदर प्रेशर -3 हुआ तो एयर खींची चली आएगी और हम कहेंगे क्या हो गया? इंस्पायरेशन। तो आराम से बताएं इंस्पायरेशन में क्या 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 हुआ? तो देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहले हमने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया। डायफ्राम क्या हुआ? फ्लैट। थोरेसिक कैविटी किस दिशा में बढ़ी? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। फिर हमने एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल का कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या उठ गया? रिब और स्टर्नम। थोरेसिक कैविटी किस दिशा में बढ़ी? डार्सो वेंट्रल। घुमा फिरा के थोरेसिक कैविटी ही तो बड़ी हुई। और थोरेसिक कैविटी अगर बड़ी होगी तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा। और अगर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटेगा। और घट के कितना हो जाएगा? -3। और अगर अंदर -3 हो गया तो हवा अंदर आ जाएगी और हम क्या कहेंगे? इंस्पायरेशन। बनाओ। तो बात समझ में आ गई है कि अगर हमको इंस्पायरेशन करना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो सिर्फ इतनी सी बात कि पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर लो। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इस दिशा में बढ़ जाएगा। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लो। रिब और स्टर्नम उठ जाएंगे। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इस दिशा में बढ़ जाएगा। घुमा फिरा के तो बढ़ेगा ही ना। देखो ऐसे ही लिखा हुआ है। क्या करेंगे? डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायाफ्राम क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा, बढ़ जाएगा थोरेसिक वॉल्यूम। ये याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। फिर एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना एक्सटर्नल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इंटरनल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। इससे क्या उठ जाएगा? रिब और स्टर्नम। क्या बढ़ जाएगा? थोरेसिक वॉल्यूम। बस किस दिशा में? तो इन्होंने इस एक्सिस बढ़ाया, इन्होंने इस एक्सिस बढ़ाया। घुमा फिरा करके तो बढ़ा ही है ना। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा है। और अगर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो क्या घटेगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और घट के कितना हो जाएगा? लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कितना? माइनस। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया तो फिर एयर अंदर आ जाएगी। और अंदर आएगी तो क्या होगा? इंस्पायरेशन। इतना बताओ ये एक्टिव प्रोसेस है कि पैसिव? अंतर समझ लो क्या है। जिसमें एनर्जी लगती है वो एक्टिव और जिसमें एनर्जी नहीं लगती है वो पैसिव। तो एनर्जी लगी होगी, क्यों? मसल कॉन्ट्रैक्ट किए हो ना। यहां भी मसल कॉन्ट्रैक्ट किए हो और मसल के कॉन्ट्रैक्शन में तो एनर्जी खर्चा होगी। इसी नाते इंस्पायरेशन कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, इंस्पायरेशन की शुरुआत किस घटना से होती है? इस घटना से कि इस घटना से? तो एक लाइन यही बढ़ा लेंगे। इनिशिएटेड बाई डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्शन। इनिशिएटेड बाई डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्शन। चलो इंस्पायरेशन हो गया, इंस्पायरेशन हो गया है। डायाफ्राम का हाल देखिए क्या है। डायाफ्राम ऐसे होगा ना, फ्लैट हो गया होगा, नीचे गया होगा ना डायाफ्राम। तो डायाफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, डायाफ्राम फ्लैट हो गया। रिब और स्टर्नम थोड़ा उठ गए, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया, हवा अंदर आ गई। बात खत्म। अब हमको देखिएगा, ये हमने इंस्पायरेशन कर लिया, अब एक्सपायरेशन करेंगे। तो कुछ किया नहीं है। देखिए इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन तो अपने आप हो रहा है। क्या कोई मसल कांटेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो देखो एक्सपायरेशन में क्या होगा, इधर देखिए।
हमने पहले डायाफ्राम को खींच के यहां से यहां पहुंचाया है ना, रिब और स्टर्नम को थोड़ा बाहर की तरफ और थोड़ा ऊंचे पहुंचाया है, ठीक है, यही तो किया है। आप सिर्फ इतना करिए कि जो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे बोलिए रिलैक्स हो जाए। क्या हो जाए? रिलैक्स। जैसे डायाफ्राम रिलैक्स होगा ये अपनी जगह जाएगा कि नहीं जाएगा? ये अपनी जगह जाएगा। इधर देखिए, पहले डायाफ्राम ऐसे था, कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे गया था, अगर हम इसको रिलैक्स करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? ऊपर आएगा। अब सोचो अगर डायाफ्राम ऊपर गया होगा, डायाफ्राम ऊपर गया है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटेगा। अच्छा और देखो, अगर एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल जिनके कॉन्ट्रैक्शन से रिब और स्टर्नम उठ गए थे, अगर एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल से कहा जाए आप रिलैक्स हो जाओ केवल बस, तो जैसे रिलैक्स होगा वैसे क्या होगा? रिब और स्टर्नम भी अपनी, हमारे चेस्ट वाल को देखिएगा, अभी उठा है, देखो बैठ गया। तो जैसे ही रिलैक्स करोगे तो रिब और स्टर्नम अपनी जगह पहुंचेंगे। जैसे रिलैक्स करोगे डायाफ्राम भी तो अपनी जगह पहुंचेगा। अपनी जगह पहुंचे मतलब ऐसा हो जाएगा ना, ऐसे होने का मतलब आर्च अपवर्ड हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, हम जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं डायाफ्राम नीचे जाता है, हम जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं रिब और स्टर्नम उठ जाता है, बात खत्म। रिलैक्सेशन करोगे तो क्या होगा? कहोगे डायाफ्राम अपनी जगह पहुंच जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, और रिब और स्टर्नम भी अपनी जगह पहुंच जाएंगे। तो थोरेसिक वॉल्यूम, और अगर थोरेसिक वॉल्यूम कम हुआ तो पल्मोनरी वॉल्यूम वो भी कम हो जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर प्रेशर अंदर बढ़ गया तो एयर बाहर निकल जाएगी। तो एक्सपायरेशन में कुछ करना ही नहीं, क्या करना है? केवल एक लाइन याद रखना, रिलैक्सेशन। किसका किसका रिलैक्सेशन करोगे? डायाफ्राम का रिलैक्सेशन करोगे और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। डायाफ्राम के रिलैक्सेशन से डायाफ्राम अपनी जगह पहुंचेगा और ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल के रिलैक्सेशन से रिब और स्टर्नम अपनी जगह पहुंचेंगे। थोरेसिक वॉल्यूम घटा, और थोरेसिक वॉल्यूम घटा तो पल्मोनरी वॉल्यूम घटा, तो प्रेशर बढ़ा, और बढ़ा तो एयर बाहर निकली। लिखो, एक्सपायरेशन कैसे करेंगे देखो। रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम, और अगर डायाफ्राम रिलैक्स हुआ तो बेटा क्या होगा? आर्च्ड अपवर्ड। आर्च अपवर्ड का मतलब ऐसा डायाफ्राम हो जाएगा, ऐसा। ये तो हुआ आर्च अपवर्ड का मतलब। भाई कैसे था? ऐसे हो गया था, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसे ही तो हो जाएगा, आर्च अपवर्ड हो जाएगा। और क्या किया? रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। तो रिजल्ट क्या होगा? जो रिब्स और स्टर्नम है वो कहां पहुंच जाएंगे? रिटर्न टू नॉर्मल या ओरिजिनल पोजीशन, और डायाफ्राम भी तो अपनी जगह पहुंच जाएगा। एट ओरिजिनल पोजीशन। इन दोनों घटनाओं का असर क्या पड़ेगा? इन दोनों घटनाओं का पड़ेगा कि घट जाएगा, डिक्रीज, और अगर थोरेसिक वॉल्यूम घट गया तो फिर घट जाएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम, और अगर पल्मोनरी वॉल्यूम घट गया तो बढ़ जाएगा।
इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और बढ़ के कितना हो जाएगा, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्लस का 3 mm Hg। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा एल्यूलर एयर पास आउट। और इसी घटना को हम क्या कहेंगे, ये बताओ, इसमें कुछ काम किए हो, काम तो कुछ किए नहीं, केवल रिलैक्स किए हो, और रिलैक्स करने में तो एनर्जी खर्चा नहीं होगी। तो बताओ एक्टिव की पैसिव, तो कहोगे ये पैसिव प्रोसेस है। बस इतनी सी बात थी ब्रीदिंग में। अब दो स्पेशल बातें हैं, लिख लो लिख लो। ये बताओ, जैसे अभी हमको आप देखिए, हम सांस ले रहे हैं, क्या हमारा चेस्ट का मूवमेंट आपको नजर आ रहा है, तो बहुत मुश्किल है नजर आएगा, बहुत हल्का मूवमेंट हो रहा होगा। इन जनरल सामान्य जो रेस्पिरेशन होता है उसमें केवल डायफ्राम नीचे जाता है, तो डायफ्राम आप नीचे जाएगा तो पेट हल्का सा बाहर जाएगा, और डायफ्राम ऊपर जाएगा तो पेट हल्का सा अंदर जाएगा। सांसें यहां से ले रहे हो और हिल क्या रहा है, पेट हिल रहा हो, देखिएगा। डायफ्राम नीचे गया तो पेट हल्का सा बाहर आएगा, डायफ्राम ऊंचे गया पेट हल्का सा अंदर जाएगा। फिर हमको देखिए, अब आपको चेस्ट का मूवमेंट दिखाई पड़ा। ध्यान सुनिएगा, दो प्रकार से ब्रीदिंग होती है, सामान्य ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, जिसमें हम लोग थोड़ा सा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, थोड़ा सा एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और थोड़ी सी सांस अंदर जाती है और फिर सांस बाहर निकल जाती है। लेकिन फिर कभी लंबी सांस लेते हैं, तो जब हम लंबी सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट वॉल काफी ऊपर उठ जाता है, डायफ्राम काफी नीचे जाता होगा। तो जब डायफ्राम काफी नीचे जाएगा तो पेट भी तो बाहर आएगा। कहने का मतलब है कि सांस लेना, कितनी लंबी सांस लोगे, स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन या स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपायरेशन। हमको देखिए, हम पेट अंदर करें, ऐसे ही तो ज्यादा, जब कपालभाति करते हैं ज्यादा एयर निकालते हैं, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस निकालेंगे, ऐसे लंबी सांस निकालोगे, तो जब लंबी सांस निकालोगे तो पेट अंदर भी तो करोगे। कहने का मतलब है कि यदि हम लंबी सांस लेते हैं या लंबी सांस निकालते हैं तो किसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल मसल का भी इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि हमारे पास ये योग्यता है कि हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों की स्ट्रेंथ बदल सकते हैं। स्ट्रेंथ मतलब ज्यादा लंबी ले लेना या कम लंबी लेना, किसकी मदद से, तो कहोगे एब्डोमिनल मसल की मदद से। तो एक लाइन बढ़ा लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन हैव एबिलिटी टू अल्टर, अल्टर मतलब चेंज कर सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन with help of additional muscle of abdomen। दो स्पेशल बातें याद रखिएगा। अगर हमको लंबी सांस लेनी है, इंस्पायरेशन, फोर्स इंस्पायरेशन करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो कहोगे जो करते थे वो ज्यादा करना पड़ेगा। क्या करते थे,
डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन करते थे थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन करते थे थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो हवा ज्यादा अंदर आएगी। तो अगर हम फोर्स्ड इंस्पायरेशन करना चाहते हैं, लंबी सांस लेना चाहते हैं, तो बताओ क्या करना पड़ेगा? तो कहोगे मोर कॉन्ट्रैक्शन किसका? डायाफ्राम। और किसका? वही एक्सटर्नल इंटरकास्टल का। अच्छा, लंबी सांस अगर निकालना चाहते हो तो आप जरा हमको देखो, अभी हमने लंबी सांस ली है, क्या किया है? डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा किया है और एक्सटर्नल मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा किया है। अब हम एक्सपायरेशन करेंगे, यहां तक तो अपने आप निकल गया, लेकिन हम और ज्यादा हवा निकालना चाहते हैं। हम क्या करें? अब हम पेट अंदर करेंगे। जब हम पेट अंदर करेंगे तभी तो और ज्यादा एयर निकलेगी। तो अगर हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन करते हैं तो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल एक काम, और एक काम इसी के साथ और करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, अब आया नंबर इसका, इंटरनल इंटरकास्टल मसल। अब ये देखो लिखा मैंने इंटरनल, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें इस्तेमाल है? वो भी कौन सा? फोर्स वाला, फोर्स्ड एक्सपायरेशन वाला, नॉर्मल एक्सपायरेशन में नहीं। नॉर्मल में तो क्यों रिलैक्स कर रहा था ना, नहीं समझ में ये बात। नॉर्मल इंस्पायरेशन कॉन्ट्रैक्शन किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन रिलैक्सेशन किया। फोर्स्ड इंस्पायरेशन ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन किया, और फोर्स्ड एक्सपायरेशन आप देखो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन किसका? एब्डोमिनल, और कॉन्ट्रैक्शन किसका? इंटरनल। जैसे किसी आदमी का पेट ज्यादा निकला हो, किसी आदमी का पेट ज्यादा निकला हो और वो लेटा हो और सांसें ले रहा हो, तो क्या होगा जरा देखिए। जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो पेट ऊंचे आएगा। डायफ्राम इधर आया, अगर मान लो ऐसे ऐसे आदमी लेटा है, डायफ्राम इधर आया तो पेट ऊपर जाएगा, फिर डायफ्राम इधर जाएगा तो पेट नीचे जाएगा, फिर डायफ्राम इधर, फिर पेट ऊपर। तो सांसें पेट से ले रहे हो कि यहां से ले रहे हो? तो चेस्ट वाल से ही रहा है, लेकिन उसका पेट ही हिल रहा होगा। पेट ऊपर जाएगा फिर पेट नीचे जाएगा, ऐसे देखो, पेट बाहर फिर पेट अंदर, फिर बाहर, फिर। कहने का मतलब है कि सांस लेने और सांस निकालने में भी किसका मूवमेंट होगा? एब्डोमेन का भी मूवमेंट होगा। इसका मतलब है एब्डोमिनल मसल का भी कुछ ना कुछ क्या है? रोल है। क्लियर? अच्छा, ये सुने हो कभी? लंबी सांस जरा लो, लेके देखो तो बताएं। लंबी सांस लो, फिर रुक कैसे गए? लेते जाओ लंबी सांस, रुक क्यों जाते हो? लिखना बंद करो, देखो जरा। लंबी सांस जब लेते हो तो रुक क्यों जाते हो? तो एक समय बाद डायफ्राम बहुत नीचे जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि डायफ्राम को घुटनों में पहुंचा दोगे, भाई एक लिमिट है ना डायफ्राम नीचे नीचे जाए। अब जब डायफ्राम नीचे जाएगा ही नहीं तो फेफड़े और ज्यादा फैलेंगे नहीं। ध्यान से सुने। अच्छा, कभी ऐसा सुने हो कि किसी ने इतनी लंबी सांस ली कि उसके फेफड़े फट गए सांस लेने से? ऐसा हो सकता है? लेके देखो कि लंबी सांस लेंगे फेफड़े फट जाएंगे, जैसे गुब्बारे मुंह भरते हो। असंभव हो ही नहीं सकता है। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितनी लंबी सांस ले लो, कभी फेफड़े पूरे नहीं भर सकते, याद रखिएगा। और चाहे जितना जोर लगा लो निकालने में, ऐसे कर दो, चाहे जितना जोर लगा लो, कभी फेफड़े पूरा खाली नहीं हो सकते। ना तो पूरा भर सकते हो और ना ही पूरा खाली हो सकता है, ये याद रखिएगा। लाइन लिख लीजिए टिक करके। आवर लंग्स
never completely fills and never completely empty, ना तो पूरा भर सकते हो और ना ही पूरा खाली कर सकते हो। एक हेल्दी आदमी, सामान्य आदमी मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो आप रट लीजिएगा, 12 से 16 बार। एक मिनट में 12 से 16 सांसें लेते हैं। अगर आप एक मिनट में 12 सांसें लेते हो तो एक सांस में टाइम कितना लगता है? हाँ देखो, हमको देखो बेटा, सबने लिख लिया। एक हेल्दी आदमी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट उसका क्या है? 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट, मतलब एक मिनट में 12 सांसें लेता है। तो यदि एक मिनट में 12 सांसें लेता है तो एक सांस लेने में कितना समय लगा? 5 सेकंड। और जब 5 सेकंड लगा, उसी में तो दो घटनाएं होंगी, सांस लेना भी होगा और सांस छोड़ना। तो सांस लेने में कितना समय लगा, सांस छोड़ने में कितना समय लगा? आधा आधा, 2.5 सेकंड, 2.5। ऐसा नहीं, काम की बात सुनो। सांस लेने में वक्त कम लगता है। क्यों? सांस लेना तो हमारे हाथ में होता है, लेकिन सांस छोड़ना तो रिलैक्सेशन होता है ना, वो तो धीरे धीरे होता है। इसी नाते सांस लेते हैं 2 सेकंड में और सांस छोड़ते हैं 3 सेकंड में। 3 क्वेश्चन बताया। एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन एक मिनट में कितनी सांसें लेगा? 12 से 16, 12 to 16 पर मिनट। तो एक ब्रीद में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड। और एक ब्रीद में दो घटनाएं होंगी, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन 2 सेकंड और एक्सपायरेशन 3 सेकंड। लिखो। नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना? 12 से 16 पर मिनट। यही तो है। टाइम ऑफ वन ब्रीद, एक सांस का समय कितना है? तो आंसर देंगे 5 सेकेंड। और इन्हीं 5 सेकेंड में 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। 2 सेकेंड का क्या है? और 3 सेकेंड का क्या है? एक्सपायरेशन। अच्छा, जब सांस लेते हैं तो कितनी हवा अंदर खींच लेते हो? जैसे इन्होंने कहा 500। कैसे पता? पता कैसे? तो किताब में लिखा तो पता है। अब किताब में ऐसा तो लिखा नहीं होगा, हैं? किसी ने तो नापा होगा तभी तो हम सांस लेने में कितनी हवा लेते हैं या सांस छोड़ने में कितनी हवा निकल जाती है, इसको हम नाप सकते हैं, मीजर कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो आंसर देंगे स्पायरोमीटर। अच्छा, नापोगे क्यों? क्या मतलब है यार कि बाहर हवा कम तो है नहीं कि हाँ कम कम लो, ज्यादा लंबे दिन तक चले, ऐसा तो करना नहीं है। क्यों नापोगे? कोई तो पर्पज होगा। तो नापते इस पर्पज से हम ये पता करना चाहते हैं कि हमारे फेफड़ों में कितना दम है, फेफड़े अच्छे से काम कर रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं। इसको क्लिनिकल डायग्नोसिस में इस्तेमाल करते हैं। कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। हमारे लंग्स का फंक्शन अगर अच्छा होगा तो फेफड़े की तरफ से कोई बीमारी नहीं है, और अगर लंग्स कम हवा ले रहे होंगे और कम हवा छोड़ रहे होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फेफड़ों को बीमारी है। अब फिर उसकी बीमारी का इलाज करो। तो बड़ा ध्यान से सुनेंगे। ब्रीदिंग में एयर का जो मूवमेंट होता है उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी मदद से? स्पायरोमीटर। पहला सवाल, क्यों नापेंगे? हम ये एसेस करना चाहते हैं कि हमारे फेफड़े कैसा काम कर रहे हैं, पल्मोनरी फंक्शन है,
और क्यों एसेस करना चाहते हैं? हम ये पता करना चाहते हैं कि फेफड़े में कोई बीमारी तो नहीं है, और बीमारी पता करने को तो डायग्नोसिस कहते हैं। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 2 लाइनें लिख लीजिए। स्पाइरोमीटर, टू कैलकुलेट या एस्टीमेट भी कह सकते हो, एस्टीमेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में कौन सी एयर इन्वॉल्व, कितनी वॉल्यूम इन्वॉल्व है, क्यों कैलकुलेट करते हैं? टू एसेस to assessment of pulmonary function। और असेसमेंट क्यों करोगे? जान के क्या करोगे? डायग्नोसिस ऑफ लंग्स डिजीज, लंग्स की बीमारियां पता करने के लिए। बोलो, एनसीईआरटी ओपन करो, पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। हाइलाइटर निकाल लो। पहला है ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेज। कौन सी? इंस्पायरेशन, इसमें एटमॉस्फेरिक एयर क्या आएगी? ड्रा इन मतलब अंदर आना। फिर एक्सपायरेशन, एल्वेलर एयर क्या हो जाएगी? रिलीज आउट हो जाएगी। मूवमेंट ऑफ एयर, अंदर लाओ चाहे बाहर ले जाओ, इज ऑफ लंग्स इज कैरिड आउट बाय, हाईलाइट करो। क्रिएट करना पड़ेगा हमको क्या? प्रेशर ग्रेडियंट, और वो भी किसके बीच? बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। इंस्पायरेशन कब होगा? इंस्पायरेशन कैन अकर इफ प्रेशर विद इन लंग्स, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाए? हाईलाइट करो। लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब क्या हो जाए? नेगेटिव प्रेशर। किसमें? लंग्स में। किसके रेस्पेक्ट में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब नेगेटिव हो जाए। इसी तरीके से एक्सपायरेशन कब होगा? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाए? हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 2 लोग इसमें लगेंगे, एक डायाफ्राम लगेगी और एक स्पेशल सेट ऑफ मसल जिसका नाम एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकास्टल मसल। यही हेल्प करेंगे जनरेशन ऑफ ग्रेडियंट। ये लाइन टिक कर लो। इंस्पायरेशन की शुरुआत कैसे होगी? तो कहोगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, जो बढ़ा देगा वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। किस दिशा में? किस दिशा में? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और जब कॉन्ट्रैक्शन करोगे एक्सटर्नल इंटरकास्टल, देखो यहां क्या लिखा है? एक्सटर्नल ही तो लिखा है, इंटरनल तो नहीं लिखा है। एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, तो क्या उठ जाएगा? रिब्स, रिब्स और स्टर्नम, जिससे बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। किस दिशा में? डार्सोवेंट्रल एक्सिस। घुमा फिरा करके बढ़ेगा क्या? थोरेसिक वॉल्यूम। तो बढ़ जाएगा क्या? पल्मोनरी वॉल्यूम। और अगर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा तो घट जाएगा क्या? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और कितना हो जाएगा? लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मजबूर करेगा कि हवा कहां से? बाहर से कहां आ जाए? अंदर में। और अंदर आ जाए तो इंस्पायरेशन हो गया। फिर देखो, केवल रिलैक्सेशन करना है। क्या करना है? रिलैक्सेशन। किसका? डायाफ्राम का। और किसका? इंटरकास्टल मसल का। जिससे वापस जाएंगे कौन? डायाफ्राम।
वापस जाएगा कौन, स्टर्नम, और कहां जाएगा, नॉर्मल पोजीशन, जिससे क्या घट जाएगा, थोरेसिक वैलूम, और क्या घट जाएगा, पल्मोनरी वैलूम। और अगर थोरेसिक वैलूम घट के पल्मोनरी वैलूम घटा तो बढ़ जाएगा क्या, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और कितना हो जाएगा, एबव द, लेस देन नहीं होगा, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जिससे क्या हो जाएगा, एक्सपल्सन ऑफ एयर, और कहोगे क्या, एक्सपायरेशन। हमारे पास योग्यता है कि हम बदल सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, क्या, स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन भी और एक्सपायरेशन। बस किसकी मदद लेना पड़ेगा, किसकी मदद लेना पड़ेगा, एब्डामेन की, एब्डामेन की मसल का भी थोड़ा बहुत रोल रहेगा। ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन कितनी सांसें, 1 मिनट में, वॉल्यूम ऑफ एयर जो इन्वॉल्व है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे और क्यों करोगे, यह लिखा है, क्लिनिकल असेसमेंट करना है किसका, पल्मोनरी फंक्शन। ये दोनों डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम पहचान लीजिएगा। अगर ये एरो ऊपर की तरफ है, अगर ये एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है ये उठ रहा है, इसका मतलब थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, और बढ़ रहा है तो सांस अंदर आ रही है। देखो यहाँ थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज लिखा है, डायफ्राम देखो नीचे जा रहा है, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। अब देखो यहाँ, यहाँ देखो क्या, डायफ्राम फिर से क्या हो रहा है, आर्च अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एरो देखो नीचे की तरफ बना है, रिब और स्टर्नम कहाँ आ गए, ओरिजिनल पोजीशन, और वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स क्या कर गया, घट गया। चलिए हेडिंग डालिए, सिर्फ ये डालिएगा इतना, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, बस कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी अलग है। लिखिएगा नहीं, केवल देखिएगा, फिर एक साथ लिख लीजिएगा। जरा देख लीजिए इधर, मान लेते हैं ये लंग्स है, ठीक है, जरा देखिए इधर बेटा, सामान्य नॉर्मल सांस लेने में या नॉर्मल सांस छोड़ने में जो एयर अंदर आ जाए या जो एयर बाहर चली जाए उसी को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। कुछ लिखिएगा नहीं, चाहे सामान्य सांस लीजिए और चाहे सामान्य सांस छोड़ दीजिए, नॉर्मल इंस्पायरेशन करिए या नॉर्मल एक्सपायरेशन करिए, इसी को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। अभी लिखिएगा नहीं, और इसको भी कहते हैं ये है क्या, ये है नॉर्मल और ये है क्या, नॉर्मल इंस्पायरेशन। सामान्य सांस लीजिए या सामान्य सांस छोड़ दीजिए, जो हवा अंदर आएगी या जो हवा बाहर जाएगी उसी कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और 60 फॉर्म में इसको टीवी कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 500 ml। तो ये भी क्या होगी, टीवी 500 ml। अभी लिखिएगा नहीं, सामान्य सांस लिया, कितनी सांस लिया, 500 ml लिया, फिर मेरा मन कर रहा है कि लाओ जरा लंबी सांस ले लें, तो जब लंबी सांस लेंगे तो 500 ml के बाद ही तो लेंगे। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद यदि हम लंबी सांस ले तो एक्स्ट्रा एयर आ जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा एयर आएगी वो लंबी सांस लेंगे तभी तो आएगी, और ना ले तो नहीं आएगी। ये किस घटना में आएगी, लंबी सांस लेने को तो फोर्स इंस्पायरेशन कहते हैं। तो यदि इसके बाद क्या कर दें, अभी लिखिएगा नहीं, फोर्स्ड इंस्पायरेशन कर दें
तो कितनी हवा एक्स्ट्रा आ जाएगी? तो ध्यान से सुनेंगे, जितनी भी हवा एक्स्ट्रा आप खींच लोगे उस एक्स्ट्रा एयर को कहते हैं इंस्पायरेटरी। रिजर्व वॉल्यूम, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं IRV। लगभग 2500 से 3000। अभी लिखिएगा नहीं। ये बताओ, सामान्य सांस लिया, कितनी खींचा? 500। सामान्य सांस के बाद आपका मन कर रहा है कि फोर्स्ड इंस्पायरेशन करो, तो कितनी एक्स्ट्रा खींच लोगे? लगभग 2500 से 3000। फिर से सुनते हैं, सामान्य सांस लिया 500 लिया, सामान्य सांस छोड़ा 500 छोड़ा, फिर मन कर रहा कि लाओ और ज्यादा एयर निकाले। तो यदि आप नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद क्या कर दें, फोर्स्ड एक्सपायरेशन करेंगे, तो जो हवा इसमें निकल जाएगी उसे कहेंगे रिजर्व वॉल्यूम। और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ERV। कितना होती है? 1100 ml। 4 वॉल्यूम हमने यहां लिख दी है। फिर से सुनते हैं, सामान्य सांस लिया तो भी टाइडल वॉल्यूम, सामान्य सांस छोड़ा तो भी टाइडल वॉल्यूम, लंबी सांस लिया तो क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और लंबी सांस छोड़ा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, ये लंबी सांस ना ले तो कोई बात नहीं, ना लो, मन करे लीजिए, मन करे ना लीजिए। इसी नाते इसके नाम के आगे क्या लगा है? रिजर्व है, मन करे खींच लीजिए और मन करे ना खींचिए। इसके नाम के आगे भी क्या लिखा है? रिजर्व। मन करे बाहर निकालिए, नहीं तो फेफड़े के अंदर चुपचाप पड़ी रहने दीजिए। ठीक है। अच्छा, एक बार काम करिए, लंबी सांस निकाल लीजिए, मतलब फोर्स एक्सपायरेशन कर लीजिए, तो क्या फेफड़े पूरा खाली हो जाएंगे? पीछे भी बता के खाली तो होंगे नहीं। तो चाहे जितनी लंबी सांस निकाल दो, फेफड़ों के अंदर हवा रह जरूर जाएगी। जो एयर अंदर रह जाती है उसे कहते हैं रेजिडुअल एयर या रेजिडुअल वॉल्यूम। और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? RV। कितनी होती है? 1100 से 1200 ml। तो हमारे पास हो गई 4 वॉल्यूम। पहली कौन सी? टाइडल वॉल्यूम। उसकी 2 डिफिनीशन है, चाहे आए तो भी टाइडल और चाहे जाए तो भी टाइडल। टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद जितनी एक्स्ट्रा आ जाए वो कौन सी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद जितनी एक्स्ट्रा निकल जाए वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको निकालने के बावजूद भी जो अंदर रह जाए वो क्या? रेजिडुअल एयर या रेजिडुअल वॉल्यूम। एक सवाल बता दीजिए, इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको वास्तव में नाप नहीं सकते? तो रेजिडुअल कैसे नापो? क्या फेफड़े के अंदर मशीन डाल दोगे कि अंदर जाओ पता करके आओ कितनी हवा रह गई? भाई, जो हवा ले रहे हैं वो तो पता चल जाएगी, जो निकल रही है वो पता चल जाएगी, है ना? अंदर कौन सी हवा बैठी है वो कैसे पता चलेगा? तो ये अंदाजा लगाया गया है कि इतने स्क्वायर मिलीमीटर का एरिया है, उसमें इतनी एयर होती है, तो इतने बड़े फेफड़े में कितनी हवा पाई जाएगी। तो एक्चुअली किसका मेजरमेंट संभव नहीं है, तो आंसर देंगे रेजिडुअल एयर। बात तो समझ में आ गई? क्या क्या बताया? सामान्य सांस ले तो कौन सी? सामान्य निकालने तो भी कौन सी? लंबी सांस ले तो कौन सी? कौन सी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और लंबी सांस निकाले तो कौन सी? और लंबी सांस के बावजूद जो अंदर रह जाए, रेजिडुअल वॉल्यूम या रेजिडुअल एयर। बनाओ बेटा, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला, टाइडल वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर, या तो क्या करो? इंस्पायर्ड करो, या तो क्या करो?
एक्सपायर्ड करो कब? ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, बस नॉर्मल होना चाहिए। सामान्य सांस लो, सामान्य सांस छोड़ो, वही टाइडल वॉल्यूम। शॉर्ट फॉर्म में टीवी इक्वल टू 500 ml पर ब्रीद है बेटा, एक बार में। और मिनट में सांसें कितनी लेते हो? 12 से 16। तो मिनट में कितनी हवा लेते हो? तो टीवी की दूसरी वैल्यू देखो क्या है, अगर 12 से गुणा करोगे तो 6000 ml, और अगर 16 से गुणा करोगे तो ये पर मिनट है, ये याद रखिएगा। 500 ml क्या है? पर ब्रीद, एक बार में है, तो 12 बार में या मिनट भर में? 6000 से 8000 ml। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन, एडिशनल का मतलब एक्स्ट्रा, इंस्पायर इन फोर्सिबल इंस्पायरेशन। लंबी सांस लेने में जितनी एक्स्ट्रा ले लोगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहेंगे? IRV कितना? तीसरा है एक्सपायरेटरी ये भी एडिशनल है। एयर दैट एक्सपायर इन फोर्सिबल एक्सपायरेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको ERV 1000 से 1100 ml, और चौथा है रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर remain in lungs even after forcible expiration। आरवी कितनी होती है? 1100 से 1200 ml। आरवी जुड़े दो क्वेश्चन हैं। यह अंदर रह क्यों जाती है? रह इस नाते जाती है क्योंकि निगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है, पूरी तरीके से फेफड़े कोलैप्स होते ही नहीं है। तो दोनों बातें हैं, फेफड़े कोलैप्स नहीं होते हैं क्योंकि आरवी होती है, और आरवी क्यों होती है? क्योंकि कोलैप्स नहीं होते हैं। और कोलैप्स क्यों नहीं होते हैं? नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर की पल्मोनरी। कौन सी हवा है जिसको वास्तव में नापा नहीं जा सकता है? आरवी असली में नापी नहीं जा सकती, एक क्वेश्चन। आरवी का फायदा क्या है? कभी फेफड़े पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं होते हैं। उसके पीछे मेन कारण क्या है? नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। 3 क्वेश्चन है, ये लिख लो तो लिखे, लिखे बेटा? तो 2 लाइनें जरा लिख लो।
एक्चुअल estimate of residual air not possible. एक क्वेश्चन, our lungs not collapse due to, तो दो कारण दोगे, नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर और प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल एयर। हेडिंग डालिए पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी कैपेसिटी पहला सवाल है कि पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी में क्या अंतर है। तो वॉल्यूम एक एब्सोल्यूट चीज है, सांस लेने में कितनी हवा आई ये फिक्स है, सांस लेने में कितनी निकल गई ये भी फिक्स है, ठीक है। लंबी सांस में कितनी आई, लंबी सांस में कितनी गई, ये एब्सोल्यूट है। जब पल्मोनरी वॉल्यूम आपस में जोड़ी जाती हैं, जब पल्मोनरी वॉल्यूम आपस में जोड़े जाते हैं तब क्या बनती हैं, पल्मोनरी कैपेसिटी। फिर वही सवाल आया कि आखिर क्यों जोड़ घटा रहे हो, क्यों जोड़ घटा रहे हो। तो वही कहानी है, हमको यह पता करना है कि फेफड़े में कहीं कोई बीमारी है या बीमारी नहीं है, और बीमारी पता करने को तो डायग्नोसिस कहते हैं। तो डायग्नोसिस ऑफ लंग्स डिजीज में इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो लिख लीजिए पल्मोनरी कैपेसिटी कैलकुलेट बाय एडिंग पल्मोनरी वॉल्यूम। पर्पज क्या है, डायग्नोसिस ऑफ लंग्स डिजीज। लंग्स की डिजीज को डायग्नोस करने में इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ना है। पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देख लो जरा बेटा, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये मान लेते हैं कि हम लोगों का लंग्स है, हिंदी में सांस लेने की क्षमता है। तो सांस लेने की क्षमता मतलब कितनी ज्यादा सांस ले सकते हो। देखो सांस लेने में क्या लेते हो भाई, आप नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दीजिए। ये बताओ, अभी लिखना नहीं, अब लिखना नहीं, अब सुनना केवल। नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, इसमें क्या निकल गई। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन का मतलब है कि टाइडल वॉल्यूम ही तो बाहर गई होगी, हाँ या ना। और इसके बाद आपसे कहा जाए कि फोर्स इंस्पायरेशन करिए।
तो बताओ कौन कौन सी एयर अंदर आएगी। तो भाई सबसे पहले जो निकाले हो वो बाहर लाओ। तो सबसे पहले क्या खींचेंगे, टाइडल बैलून। लेकिन कर क्या रहे हो, फोर्स। तो इसके साथ क्या खींच लोगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व बैलून। ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फोर्स इंस्पायरेशन में टोटल जितनी हवा आएगी, फिर से बोलते हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन पहले कर लो, फोर्स इंस्पायरेशन बाद में कर लो। जो हवा अंदर आएगी उसी को कहेंगे क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब लिख लो, अब लिख लो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ब्रीथ इन बाय forceful inspiration after normal expiration। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो खींची जा सकती है किसके द्वारा, फोर्सबल इंस्पायरेशन। किसके बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको आईसी कहते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आएगी, टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी आएगी। वैल्यू रखो, टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी 2500 से 3000। तो पूरी रख लो, पूरा 3000 रख लो, तो कितनी आ जाएगी, 3500 में ला जाएगी। यहां तक हो गया। चलो दूसरा देखते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फिर वही डायग्राम देखो, छोटा सा इधर देखो। जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोगों का लंग्स है और पहले नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लीजिए। नॉर्मल इंस्पायरेशन, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन करने का मतलब क्या अंदर आई होगी, टाइडल वॉल्यूम अंदर आई होगी। और इसके बाद कर दिया जाए फोर्स एक्सपायरेशन। अब ये बताओ कि इस फोर्स्ड एक्सपायरेशन में क्या क्या बाहर गया होगा। तो चूंकि टाइडल वॉल्यूम खींचे हो तो टाइडल वॉल्यूम पहले बाहर जाएगी, लेकिन कर क्या रहे हो, फोर्स कर रहे हो, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इसके साथ बाहर चली जाएगी। इसी को कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या, फोर्स्ड एक्सपायरेशन में जो टोटल एयर जाती है, बस किसके बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद फोर्स एक्सपायरेशन में जो टोटल एयर बाहर निकल जाएगी उसी को कहोगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। दो ही बाहर जाएंगे, क्या, टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी। लिख लीजिए। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन expired out by forcible expiration after normal इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो एयर निकल जाए, पहले क्या करोगे, नॉर्मल इंस्पायरेशन, फिर क्या करोगे, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल में दो जाएंगे, क्या जाएंगे, टीवी और ईआरवी। इसी नाते एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इक्वल टू टीवी प्लस ईआरवी। टीवी की वैल्यू कितनी रखोगे
और ERV की 1100 रखोगे तो जोड़ दीजिए कितना आ जाएगी 1600 ml। अभी तक हमने पढ़ा दो कैपेसिटी, एक इंस्पायरेटरी और एक इंस्पायरेटरी का मतलब टोटल कितनी ले सकते हो और एक्सपायरेटरी का मतलब टोटल कितनी निकाल सकते हो। ठीक है, तीसरी देखो, हो गया यहां तक। तीसरी है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखो क्या है, ये हम लोगों का लंग्स है और आपने क्या कर लिया है, फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर लिया है। अगर आपने फोर्सिबल, लिखो नहीं, जरा सुन लो, अगर आपने फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर लिया है तो कौन सी एयर निकल जरूर गई होगी। तो फोर्सबिल एक्सपायरेशन में हमेशा निकलती है ERV। अब फोर्सबिल एक्सपायरेशन में तो ERV निकलती है, लेकिन अगर हम फोर्सबिल ना करें, इसकी जगह नॉर्मल एक्सपायरेशन करें, तो क्या ये निकली होगी? ये नहीं निकली होगी। तो फिर बताओ निकली क्या होगी? तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में तो केवल टाइडल वॉल्यूम ही निकलती है। यहां सुनिएगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया है तो जरा बताओ फेफड़े के अंदर कौन सी हवा होगी। तो फेफड़े के अंदर दो एयर होंगी, एक होगी RV जो कभी निकल नहीं सकती है, और एक होगी ERV जो आपने निकाली नहीं है। अगर हम फोर्सफुल करते तो ये निकलती, हमने क्या किया है नॉर्मल, तो ये निकली नहीं है। आराम से सुनेंगे, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हवा फेफड़े के अंदर रह जाती है, अंदर दो रह गई, कौन सी रह गई? RV और ERV, उसी को कहते क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब लिखो, टोटल एयर remain inside lungs after normal expiration। नॉर्मल एक्सपायरेशन, हिंदी में नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फेफड़े में जो हवा रह जाएगी तो इसे कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। बताओ कौन कौन रह गई? तो अंदर दो रह गई और ERV दोनों अंदर है ना। RV कितनी? 1200, ERV कितनी? 1100, तो जोड़ेंगे 2300 ml। चलो, सबसे काम की ये है चौथी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। इसकी दो डिफिनीशन है, देखो जरा इधर। जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोगों का लंग्स है और हम पहले कर लें फोर्सफुल इंस्पायरेशन। लिखिएगा नहीं, सुन लीजिएगा। तो बताओ कौन कौन सी हवा अंदर आई? PV आई और IRV आई। ठीक है, और फिर आपसे कहा जाए कि आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दो, तो जो पहले खींचो पहले उसको तो निकालो। TV खींचे थे, TV निकल जाएगी।
आई आर वी खींचे थे, आई आर वी निकल जाएगी। लेकिन कर क्या रहे हो, फोर्स, तो इसी के साथ क्या निकल जाएगी, ई आर वी, सब निकल जाएगी। तो डिफिनीशन सुनो, अभी लिखिएगा नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाइटल कैपेसिटी क्या है, तो कहोगे टोटल या मैक्सिमम, जो भी कह सकते हो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन एक्सपायर बाई फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बस पहले क्या किए हो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अभी लिखिएगा नहीं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट, अभी लिखिएगा नहीं बेटा, दैट कैन एक्सपायर बाय, किसके द्वारा, फोर्सफुल, बस किसके बाद, आफ्टर फोर्स्ड, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी, अभी लिखिएगा नहीं, में है कौन कौन, तो कहोगे टाइडल वैल्यू प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी, ठीक है। वैल्यू रखो जरा, यहां कितना रखोगे, यहां 3000, और यहां तो जोड़ो 4600 ml आई। कोई दिक्कत यहां तक। अब ये डिफिनीशन तो ठीक लग रही है, बट डिफिनीशन बदलनी है, आंसर नहीं बदलेगा। इधर देखो, जैसे ये हम लोगों का लंग्स है, और हम पहले फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लें, अगर हम पहले फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो इसमें दो चीजें जाएंगे, टीवी प्लस ईआरवी गई। और अब कहा जाए कि आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लो। अब जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन करोगे तो जो पहले निकाले उसको अंदर लाओ। पहले आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लीजिए, क्या निकल गया, टीवी निकल गई, ईआरवी निकल गई। अब लंबी सांस लीजिए। तो अगर आप लंबी सांस लोगे तो जो पहले निकाले उसको खींचो, क्या निकाले थे, और क्या पहले ये तो निकाले थे अंदर लाएंगे, और चूंकि फोर्सफुल कर रहे हो तो इसके साथ हम क्या खींच लेंगे, तो टीवी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी, वही तो यहां लिखा हुआ है। तो डिफिनीशन बदल गई। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट, लिखिएगा नहीं अभी, दैट कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर एक्सपायरेशन। और यहां भी वही फार्मूला है, वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। फार्मूले में चेंज नहीं है, दोनों लाइनें पढ़ो, अंतर बताओ बस। यहां लिखा है कैन एक्सपायर, यहां लिखा है कैन इंस्पायर, तो यहां भी अंतर है ना। आफ्टर यहां क्या लिखा है, फोर्स इंस्पायरेशन, और यहां आफ्टर क्या लिखा है। हिंदी में पहले फोर्स इंस्पायरेशन कर लो फिर फोर्स एक्सपायरेशन करो, या पहले फोर्स एक्सपायरेशन कर लो फिर फोर्स इंस्पायरेशन करो, बात एक ही है। दोनों का मतलब कितना आएगा, वाइटल कैपेसिटी वैल्यू कितनी, 4600। लिखो अब, तो वाइटल कैपेसिटी के मिल गई दो। पहले क्या कर लो, फोर्स इंस्पायरेशन,
फिर क्या करो, फोर्स एक्सपायरेशन, या पहले क्या कर लो, फोर्स एक्सपायरेशन, फिर क्या करो, बात एक ही है। आखिरी टोटल लंग्स कैपेसिटी, एक लाइन की केवल डिफिनीशन है। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लेने के बाद कितनी हवा अपने फेफड़ों में भर सकते हो। तो देखो, दो पहले से मौजूद हैं, आरवी अंदर मौजूद है ना, जो कभी निकल नहीं सकती है, और ई आरवी वहां है जो हम कभी कभार निकाल सकते हैं। तो दो तो अंदर हैं पहले से ही, और लंबी सांस लोगे तो दो अंदर और पहुंचा दोगे, टीवी पहुंचा दोगे और आईआर भी पहुंचा दोगे, तो चारों अंदर पहुंच जाएंगे। जब चारों अंदर पहुंच जाएंगे वही को क्या कहोगे, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो टोटल एयर जो हमारे फेफड़ों में भरी जा सकती है उसी को कहते हो क्या, टोटल लंग्स कैपेसिटी। और इसमें सब आएंगे, टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आरवी, लिख लीजिए। टोटल एयर that can accommodate in our lungs का किसके बाद, आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन। लंबी सांस लोगे तभी तो, लंबी सांस लेके कितनी हवा टोटल भर सकते हो, जितनी भर लोगे वही क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी है। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी में सब आएंगे, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। वैल्यू रखो जरा, इसकी कितनी रखोगे, 500, इसकी 3000, इसकी 1100 और इसकी 1200, जोड़ोगे तो आएगा 5800 ml। क्या आएगी, 5800। सबकी वैल्यू बताओगे। अच्छा, एक और यहां क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट देखो। अभी बताया कि टोटल लंग्स कैपेसिटी इक्वल टू टीवी प्लस 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 आरवी, ये मिला के क्या है, ये मिला करके तो वाइटल कैपेसिटी है ना। तो ये भी तो कह सकते हो टोटल लंग्स कैपेसिटी अगर आपको निकालनी है तो क्या करिए, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी तो सही है। जैसे ये सही हुआ, एग्जामिनर इसको पलट दिया। अगर ऐसे करोगे तो इसको इधर ले आओ तो क्या होगा, ये भी तो कह सकते हो। नहीं कह सकते हो ऐसे, वाइटल कैपेसिटी निकालना हो तो कहोगे टोटल माइनस रेजिडुअल। ये भी तो सही है, क्या बुराई है। अभी तक सारी कैपेसिटी आप
प्लस में निकाल रहे थे, ये फार्मूला किसमें मिला है? माइनस में। लिखो, सारी वैल्यू बताते चलो, लिखते चलो। पहले टीवी कितना 500 ml, IRV 2025 500 से लेकर के 3000 ml, और ERV और RV चलो कैपेसिटी बताओ। IC 3500, EC और FRC और VC और TLC सब लिख लो। चलो जरा एनसीईआरटी देख लेते हैं बस। टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करो या एक्सपायर ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पायरेशन, लगभग कितनी 500। इंस्पायर या एक्सपायर, और अगर मिनट में निकालोगे तो 6000 से 8000 ml पर मिनट है, ये याद रखना बेटा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ क्या लिखा है? इंस्पायर बाय फोर्सबल इंस्पायरेशन, लंबी सांस लेके कितनी एक्स्ट्रा ले पाएंगे, तो 2500 से 3। वो यार यहाँ भी है, एक्सपायर बाय फोर्सफुल, लंबी सांस निकाल में कितना निकाल पाएंगे, 1000 से 1100। कमाल की बात ये है, वो वॉल्यूम जो रह जाएगी कहां, किसके बाद, उसको कहेंगे रेजिडुअल कितनी, 1100 से 1200 ml। कह रहा कुछ जोड़ोगे तो हमको क्या मिलेंगे, कैपेसिटी। और वही काम कहां इस्तेमाल करोगे, डायग्नोसिस में इस्तेमाल करोगे। ये टिक कर लीजिए। जैसे पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर। देखिए सुन लीजिए जरा, देखो यहाँ जितनी डिफिनीशन लिखी है, यहाँ जितनी डिफिनीशन लिखी है उसमें आफ्टर का बड़ा महत्व है। ये आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब पहले क्या करोगे, नॉर्मल एक्सपायरेशन। इसमें टाइडल भी आएगी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी प्लस IRV जोड़ लोगे, आंसर निकाल लोगे। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फिर यहाँ टोटल लिखा, पर्सन कैन एक्सपायर, यहाँ देखो क्या लिखा है, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। यहाँ क्या लिखा था, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायर। ये आफ्टर बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, इसमें ये दोनों आ जाएंगे। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमेशा रहेगी, बस यहां भी आफ्टर याद रखना है, क्या, नॉर्मल एक्सपायरेशन। वाइटल की दो डिफिनीशन है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन, अंदर ले सकता है। यहां देखो आफ्टर क्या लिखा है, ये एक डिफिनीशन है। फिर दूसरी डिफिनीशन यहां शुरू है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर। आफ्टर का बड़ा महत्व है बस। इसमें क्या क्या आएगी, तो टीवी भी आएगी, IRV भी आएगी, ERV भी आएगी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट, मतलब भर लेंगे कहा, लंग्स में, कब, फोर्स इंस्पायरेशन। इसमें सब आ जाएंगे, और सब आ जाएंगे मतलब वाइटल कैपेसिटी प्लस क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, क्या क्या करोगे, होमवर्क क्या है,